भारतीय जनता पार्टी ने की सेंट्रल ऑब्जर्वर की शिकायत, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। सील की गई बागेश्वर जिले की सीमाएं। 5 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां तेज। सेशन से पहले कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में जुटी। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कार्य मंत्रणा और सर्वदलीय दलों की बुलाई बैठक। देहरादून में डेंगू ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य सचिव ने किया देहरादून के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण। कोरोनेशन हॉस्पिटल की लैब में ताला लगा देख स्टाफ पर भड़के सचिव। मौसम खुलने पर गति पकड़ने लगी चारधाम यात्रा। दिन में 23,000 से अधिक यात्री कर चुके दर्शन। बारिश के कारण चारधाम यात्रियों की संख्या में आई थी भारी कमी। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 5 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। सेशन से पहले कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। सभी दल जिसमें शामिल होंगे। विचार किया जाएगा कि किस तरह से सत्र संचालित किया जाना है। क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार सत्र में रहेंगे। सत्र को शांतिपूर्वक चलाने का भी प्रयास किया जाएगा। सभी दलों से निवेदन किया जाएगा, विनती की जाएगी कि सभी दल शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण योगदान दें, सदन के संचालन में अपना योगदान दें। सभी दलों के सहयोग से बेहतर संचालन किया जाएगा, इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र को शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सेशन से पहले कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 5 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। देहरादून विधानसभा का मानसून सत्र, इसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 5 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। सेशन से पहले कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में जुट गए हैं। विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से सवाल उठाए जाएंगे। साथ ही सरकार ने, सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसी बीच सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सदन का सत्र का संचालन किया जा सके। मानसून सत्र काफी अहम माना जा रहा है। कई सारे विषय लंबित थे जिन पर चर्चा की जाएगी। 5 सितंबर से सत्र की शुरुआत होगी। सेशन से पहले कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में जुट गए हैं और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। सर्वदलीय बैठक में कई सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सत्र को शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कई सारे विषय जो काफी वक्त से चर्चा में थे, उन पर चर्चा की जाएगी सदन में। क्या कुछ खास रहेगा इस बार मानसून सत्र में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल यानी 5 सितंबर से जो है विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर सर्वदलीय जो बैठक है वो भी आज विधानसभा में आयोजित की गई है, जो खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जो है यहाँ पर लेने वाले हैं। इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियाँ जो है पूरी की हुई है। और किस तरीके से जो है क्या कुछ खास इस दौरान रहने वाला है, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर दलों की बात की जाए तो जो यहाँ पर दल हैं बीजेपी, कांग्रेस या फिर उत्तराखंड क्रांति दल सहित जो है तमाम ऐसे जो छोटे दल भी हैं, उन सभी दलों से जो है सभी को बुलाया जाएगा और उनके साथ जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस सत्र को चलाने की जो बात है वो यहाँ पर रखी जाएगी। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं कुछ वक्त पहले ही कुछ स्थानों पर आपदाग्रस्त स्थित ऐसे स्थान हैं जहां पर आपदा आई थी और कई सारे ऐसे भी स्थान हैं जहां पर राहत कार्य लगातार जारी है और कुछ जगहों पर राहत कार्य करवाया जाएगा। तो क्या ये मुद्दा एक बार फिर उम्मीद है कि मानसून सत्र में उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर आपदा के दौरान काफ़ी स्थिति जो है बारिश
के चलते यहाँ पर खराब हुई थी। ऐसे में जो है राहत बचाव कार्य को लेकर भी जो है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने लगातार जो है यहाँ पर प्रयास भी किए हैं और काफ़ी राहत भी जो है उत्तराखंड के लोगों को पहुंचाई है। इस दौरान खुद जो है सीएम धामी जो है आपदा कंट्रोल रूम भी कई बार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खुद अधिकारियों से जो है इस विषय में चर्चा की और सभी को जो है निर्देश भी दिए थे कि किसी भी तरीके से किसी आम जनमानस को जो है यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कई टीमें भी जो है यहाँ पर लगाई गई थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अपनी मजबूती को लेकर के विधानसभा में जो है तैयारी के साथ बैठी हुई है। तो वहीं यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है यहाँ पर लगातार उत्तराखंड सरकार पर जो है घेरने की तैयारी में है और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है आगे की रणनीति अब यहाँ पर कांग्रेस बनाने वाली है। जी जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने जिक्र करा आपदा का, और वैसे ही उत्तराखंड सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि निवेश किसी तरह से राज्य में लाया जाए। उसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, आमंत्रित किया जा रहा है निवेशकों को। तो क्या उससे संबंधित भी किसी प्रकार की चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टर समिट की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो इन्वेस्टर समिट जो है यहाँ पर होने वाला है, जिसको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं लगातार जो है जारी है। ऐसे में उद्योगपतियों को भी जो है आमंत्रित उत्तराखंड सरकार ने किया है और उद्योग लगाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में जो है यहाँ पर बेरोजगारी का जो मामला है उसको यहाँ पर लगाम लगाने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार की जो ये पहल है ये जो है यहाँ पर तैयार हुई है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो चर्चाएं हैं इस दौरान विधानसभा में इसको लेकर भी जो है यहाँ पर की जा सकती है। जी विनय, एक काफी चर्चित जो मर्डर केस हुआ था जिसको लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही थी और पिछले सदन में ऐसा लग रहा था कि वो मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन क्या वो मुद्दा अब शांत हो चुका है या एक बार फिर मॉनसून सत्र में उसका जिक्र किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड जो है काफ़ी बड़ा मुद्दा जो है उत्तराखंड का रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से पूरे देश में जो है ये मुद्दा गूंजा था और उत्तराखंड सरकार जो है लगातार इसमें कार्रवाई करती हुई भी नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है यहाँ पर सरकार को घेरने में लगी हुई है और उनका साफ कहना है कि जो यहाँ पर वीआईपी का जो नाम सामने आ रहा था उसको जो है यहाँ पर नाम उजागर नहीं किया गया है। तो कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस से एक बार फिर से जो है यहाँ पर विधानसभा का घेराव भी कर सकती है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था है या फिर बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी को लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। यूसीसी का जो ड्राफ्ट तैयार होना है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर कांग्रेस से सवाल खड़े कर सकती है कि क्या कुछ उसमें रहने वाला है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो है यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो काफ़ी अहम जो है विधानसभा सत्र रहने वाला है, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में डेंगू संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल कनखल, रोहलकी और रुड़की का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से लड़ने की कवायद केवल लोगों से अपील करने तक ही सिमट गई है। अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे हैं। हालत यह है कि कई सरकारी अस्पतालों में फिजिशियन तक नहीं है। देखिए अभी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की ज़रूरत है। और उसको अगर किसी कॉलोनी में किसी घर के परिसर के आसपास अगर पानी रोका गया है, रुक रहा है, तो उसकी जानकारी हमें दे दें या स्वयं उसको हटा लें ताकि रुके हुए पानी में लार्वा का डेवलपमेंट। डोईवाला क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस और किराएदारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर तड़के सुबह डोईवाला कोतवाली पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्स के साथ कुड़कावाला मुस्लिम बस्ती पहुंचकर लोगों का सत्यापन किया।
बस्ती में अचानक भारी पुलिस फोर्स के पहुंचने से बस्ती में हड़कंप मच गया। डीआईजी देहरादून के दिशा निर्देशों पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान, एसएसआई राकेश शाह के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने बस्ती में दस्तक दी। इसके बाद पुलिस ने सत्यापन चलाकर बस्ती में संदिग्ध रूप से रह रहे 48 लोगों का पुलिस एक्ट में चालान कर 4,80,000 का जुर्माना वसूल किया। वहीं बस्ती में 7 टू व्हीलर गाड़ियों के सही कागज न दिखाने पर गाड़ियों को भी सीज कर कोतवाली लाया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी प्रदेश के लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी संदिग्ध लोगों की धरपकड़ जारी रहेगी। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों सरकार द्वारा 3 महीनों के बिजली बिल माफी की घोषणा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिससे लक्सर के बिजली विभाग में क्षेत्रवासी बिजली बिलों को जमा करने की जगह बिजली बिल माफी संबंधित पूछताछ के लिए ज्यादा पहुंच रहे हैं। वहीं बिजली विभाग भी हाथ खड़े करते हुए खुद को लाचार बता रहा है। लक्सर क्षेत्र के विद्युत उपखंड अधिकारी अमी चंद ने बताया कि बिजली विभाग कोई आनाकानी नहीं कर रहा है, मगर अब तक ऐसा कोई रियायत से जुड़ा अध्यादेश या आदेश उन तक प्राप्त नहीं हुआ है जिससे बिजली बिल में रियायत दी जा सके। वहीं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा का कहना है कि बिजली बिलों में रियायत की घोषणा के बावजूद इसमें देरी सरकार का निकम्मापन साबित कर रहा है। मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्रियों और केंद्रीय दल द्वारा लक्सर में दौरे किए जा चुके हैं, मगर नतीजा एक ढाक के 3 पात सिद्ध हो रहा है। वहीं लाखों के नुकसान के मुकाबले में 2500 रुपए के चेक प्रत्येक प्रभावित को आवंटित करना और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने सरकार पर क्षेत्रवासियों को अंधेरे में रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी लंबित परिस्थितियों में जनता आंदोलन पर बाध्य होगी। सरकार का निकम्मापन ही कहूँगा। आप समझो कि 4 मंत्री यहाँ पे आके दौरा करके जाते हैं, कोई केंद्र की टीम आती है, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। आप खुद समझिए कि जो इन्होंने 2-2 ढाई हज़ार रुपये भी देने की कोशिश की है लोगों को, उनका नुकसान, जिनका नुकसान लाखों में था, उन्हें 2500 रुपये के लक्सर में चेक दिए। फिर जो बिजली का बिल इन्होंने माफ़ करने के लिए 3 महीने के लिए कहा था, उसके लिए कोई जियो जारी नहीं किया। अगर जियो आता तो अखबार में भी आता और सरकारी अधिकारियों पे भी पहुंचता। अब अधिकारी इसलिए मजबूर हैं क्योंकि पिछले से कोई रिकवरी की उन पर प्रेशर रहता है और जियो उन पर आया नहीं है। जनता ये सोच के बैठी है कि भाई सरकार बिजली का बिल माफ़ करने वाली है। बिजली विभाग कोई आनाकानी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक अध्यादेश जारी नहीं होता है हम किस बेस पे करें। हमारे पास में कोई बेस तो हो बिल माफ़ करने का। अभी तक जो है विभाग के द्वारा कोई आदेश ही इस प्रकार के नहीं है कि जो है कोई माफ़ी होगी बिजली। नहीं, कहा गया था कि 3 महीने का करा जाएगा, पर वो जब अध्यादेश में क्या आएगा, कैसे होगा, बिना अध्यादेश के तो कुछ भी नहीं कह सकते कि जो है क्या हो। हाँ, लगातार आ रहे हैं, रोज़ पूछ के चले जाते हैं। नहीं, हम भी तभी कर पाएंगे जब जो है शासन आदेश होगा। जब तक शासन आदेश नहीं होगा तब तक कोई छूट नहीं दी जा सकती है। लक्सर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रतन सिंह के पुत्र रामपाल चौधरी लक्सर में कुछ दिनों पूर्व हुई मारपीट में घायल पीड़ित पक्ष का हालचाल जानने उनके आवास पहुंचे, जहां उनके द्वारा पीड़ित पक्ष पर हमला करने वाले अपने ही सगे भतीजे की कड़ी निंदा की गई। उन्होंने कहा कि जितेंद्र उर्फ पप्पी और यशपाल उर्फ ऋषि उनके सगे भतीजे होने के संबंध को वे नकार नहीं सकते, मगर दोनों का आपराधिक इतिहास ही इतना है कि उनकी गणना मुश्किल है। उन्होंने अपने दोनों भतीजों पर उल्टी सीधी हरकतों का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों द्वारा उत्पीड़न कर लोगों से अनर्गल लेन देन और अन्यथा झगड़ा किया जाता है। वहीं उनके दोनों भतीजों ने पीड़ितों पर पत्थर बरसाकर अपराध को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से वो कड़ी निंदा करते हैं। इस दौरान पूर्व सभासद शमशाद अली ने आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी की आड़ में उत्पीड़न किया जाना गलत है। मेरा भतीजा है, जगपाल सिंह का लड़का है यशपाल और जितेंद्र, दोनों मेरे सगे भतीजे हैं, उससे तो मैं नकार नहीं सकता। दोनों भाई उल्टे सीधे काम करें, उल्टे झगड़े करें। मेरे पास तामपत्र था, तामपत्र लिए उठाओ फिर जहाँ देखा वहां धर दे। नुका जी मैं बाबूजी का आश्रित हो रहा, बाबूजी का, मैं बाबूजी का पुत्र हूँ, वो बाबूजी का आश्रित कहें का भैया भाई पहले तो मैं हूँ, पहली पीढ़ी में मैं हूँ, एक मैं अकेला रह रहा हूँ, बाबूजी का पुत्र तो मैं हूँ। मैं ये संदेश दूंगा जिस तरह से उसने अभी एक झगड़ा करा ऑन रोड, ईंट पत्थर बजाए। मान लो एक आदमी अगर मान लो झगड़ा करने के लिए जाता है तो उसके पास कोई डंडी तो होगी। किसी भी कैमरे में, किसी भी वीडियो में ये तो देख लो कि उनके पास एक डंडी भी नहीं, जो नियत थे उन्हें जा रहे किसी विषय को जाकर समझाने के लिए। ऐसा तो गांव बस्ती में चले जा, उन्होंने उनको पत्थर ही बरसाना शुरू कर दिया। उनके आइडिया मांग रहे भाई, अच्छी बात है, कोई हो अच्छी बात नहीं है ये। अरे बेचारे बात करने के लिए मांगे, ईंट पत्थर बजा दिन पे
अच्छी बात है, यो ठीक नहीं है हम लगे। आइडिया मांग रहे, पैसे मांग रहे लोगों से, बोला 5,000 लाओ 10,000 बस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दौर में गरुड़ क्षेत्र का दौरा किया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी की दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये चुनाव सीएम की साख से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव की तर्ज पर जीत का दावा किया। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बागेश्वर की जनता ने पिछली बार अस्वस्थ होते हुए भी उन्हें विजयी बनाया था। बागेश्वर की जनता का प्रेम भाजपा से पहले से है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। पार्वती दास अपने पति स्वर्गीय चंदन राम दास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। वहीं युवाओं से नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के पक्ष में हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। नकल विरोधी कानून लाए, भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाई गई, भ्रष्टाचार हो, नकल माफिया हो, सभी पर सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई की गई। वहीं भर्ती घोटाले के सवाल पर भी सीएम ने खुलकर अपनी बात रखी। बागेश्वर की महान जनता ने 2022 के चुनाव में इस प्रकार से यहाँ पर एक उस समय कठिन परिस्थिति लोग बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बड़े अंतर से यहाँ से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को विजय बनाया और लगातार उन्होंने यहाँ से उनको विजय श्री दिलाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और आज भी मैं प्रातःकाल से यहाँ पर हूँ। जिस प्रकार लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, उत्साह और समर्थन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इस शिव की नगरी बाबा बागनाथ की भूमि से यहाँ के लोग पहली बार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में एक महिला को, एक मातृशक्ति को, स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी को यहाँ से प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करेंगे। और वो ऐतिहासिक होगा। जो उनके रुके हुए यहाँ पर काम है, जो उनके बढ़ाए हुए प्रस्ताव हैं, उन सभी को वो आगे बढ़ाएंगी, उन सब कामों को पूरा करेंगी। कोई भी सरकार से नाराज नहीं है। युवाओं के लिए, युवाओं के हक में जो हमने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक हैं। चाहे नकल विरोधी कानून लाने का मामला हो या नकल के मामले में जिस प्रकार की हमने कार्रवाई की है, या जितनी हमने पारदर्शिता के साथ भर्तियों को प्रारंभ किया है, और साथ ही जो कैलेंडर हमने जारी किया था, उस कैलेंडर को जिस प्रकार से लागू किया है और 80 से ज़्यादा लोगों को इस कार्रवाई में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भ्रष्टाचार हो, नकल माफिया हो, इनके हम सख्त खिलाफ हैं। इस पर हमारी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून में दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कत हो रही हो। राज्य में कानून की स्थिति, माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। बता दें कि दिसंबर महीने में होने वाली इस समिट से राज्य सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा देने की कवायद में जुटी है। हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है। और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से वो प्रारंभ हो गया है। और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। हर दृष्टि से लोगों के लिए उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है। और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। 22 से ज़्यादा जो हमारी विभागों की नीतियाँ वो बदली गई और उनको जो हमारा निवेश फ्रेंडली कहें या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कहें, लोगों के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उसमें कई तरह की रियायतें दी गई हैं। तो निश्चित रूप से देखिए वो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ही वो लोगों की जानकारी में आएगा।
और जब हम अपना कार्य अच्छे तरीके से करेंगे और लोगों के संज्ञान में आएगा तो उत्तराखंड के लिए यहाँ पर आकर के अपना निवेश करने के लोग प्रेरित होंगे। तो मीडिया की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गतिमान है। अतिक्रमण की रेड मार्क कर उत्तरकाशी जनपद के अलग अलग बाजार तोड़े जा रहे हैं। वहीं बिना मानक के अतिक्रमण हटाने के विरोध में अब व्यापारी भी लामबंद होने लगे हैं। चौरंगी खाल और धौंतरी बाजार के सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार भी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब सरकार झुग्गी झोपड़ियां और मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश ला सकती है, तो क्या उनके पक्ष सुनने के लिए अध्यादेश नहीं ला सकती? व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण की आड़ में प्रशासन और संबंधित विभाग उनका उत्पीड़न कर रहा है। इसके साथ ही व्यापारियों ने आगे कहा कि अतिक्रमण के नाम पर बिना मानक के चिन्हीकरण किया जाता है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने कहा कि अभी सिर्फ सांकेतिक तौर पर बाजार बंद किया गया, अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन बाजार बंद किया जाएगा। मेरे दादा भी गया, बाबा भी गया, बुढ़ा भी गया, मैं भी जा रहा, मेरे नाते भी जवान हो गए। अब कहाँ जाए? या हम लोगों को यहाँ से हटा दिया ये मार दिया। जब हम लोग अतिक्रमण हो रहा है, जनता बढ़ रही है, तो जमीन तो नहीं खिसक रही ना। कहाँ जाएंगे हम लोग? अपने बच्चों को काटेंगे, मारेंगे, यहीं पे खाएंगे, और कहाँ जाएंगे हम? जहाँ हमने से धरती पे जन्म लिया, तो अब कहाँ जाएंगे? जो लोग यहाँ पर तीन पीढ़ी से, 1-2 वर्ष, 10-20 वर्ष, 50 से तीन पीढ़ी से जिनका रोजगार चल रहा था, और उनका रोजगार इस व्यापार पर ही निर्भर था, तो आज वो लोग आज एकदम सड़क पे आगे रोजगार छिन गया है। व्यापारियों को जो नवयुवक अभी बेरोजगार हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जो ये युवा बेरोजगार हो गए हैं, इनके बारे में जरूर कुछ ऐसा नियम बनना चाहिए जिससे हमारे युवक गलत रास्ते पे न जाए, क्योंकि पेट का सवाल है। जिन व्यापारियों के पेट में लात पड़ी हुई है, उनके बारे में हमारी सरकार को अवश्य सोचना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि वर्तमान समय में जो शहरीकरण हुआ, चाहे अतिक्रमण हटाने वाला जो नियम है, इसमें थोड़ा हेर फेर की जरूरत है। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 2 फीट 3 फीट जगह जो है ली होगी सरकार की, हम मानते हैं, लेकिन उस समय सरकार कहाँ थी जब काश्तकार ने बनाया है। अपने मुख्यमंत्री जी धारण जी से नम्र निवेदन करते हैं, इसमें अवश्य में जो है उसमें कुछ सुधारात्मक है कि चौरंगी खाल में कहीं भी कोई यातायात अवरुद्ध नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो है तीर्थयात्री आते हैं। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, तमाम तीर्थयात्री यहाँ पे नाश्ता करते हैं, अल्प विश्राम करते हैं, क्योंकि ये पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं। और यूपीए सरकार ने वर्ष 2006 में एक अधिनियम लाया था, वनाधिकार अधिनियम। उसके तहत ये लोग जो है वन भूमि पर अधिकार रखते हैं, चाहे हमारा सिक्किम राज्य हो, अरुणाचल प्रदेश हो, वहाँ पर जो है वनाधिकार अधिनियम के तहत लोगों को जो है मालिकाना हक मिला है वन भूमि पर। उसी प्रकार से उत्तरकाशी जनपद के हर्षिल में, चौरंगी खाल में, धरासू में, तमाम जहाँ पे लोग जो है कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, और इस तरीके से किसी के पेट पे लात नहीं मारनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।